नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल मुखिया। बहुत बड़े शायर रहे हैं जिनका नाम है मिस्टर बशीर बद्र साहब। उन्होंने अपने अल्फाज, अपने कलाम के माध्यम से यह नसीहत देने की कोशिश की कि दुश्मनी जम कर करो, मगर याद रहे कि जब कभी भी हम दोस्त बने तो शर्मिंदा न होना पड़े। उन्होंने शर्मिंदगी के ऊपर यह नसीहत दी थी कि अगर आप निजी लाइफ में हो, सामाजिक जीवन में हो, राजनीति में हो, कहीं भी हो, लेकिन तू मैं आरोप प्रत्यारोप दोषारोपण के बीच इतनी गुंजाइश जरूर बचा कर रखें कि जब आप फिर कभी मिले, दोस्त बने, तो कुछ ऐसी बातें न हो बाद में आंखें आपकी झुक जाए और आपको शर्मिंदा होना पड़े कि यार मैंने उस दिन क्या बोल दिया था, ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था। हालांकि यह नसीहत सामाजिक जीवन में उचित लगता है, यह सजेशन या एडवाइस रोजमर्रा की जिंदगी में, निजी लाइफ में परफेक्ट है, लेकिन पॉलिटिकल लाइफ में, राजनीतिक जीवन में इसका दूर दूर तक कहीं कोई वास्ता मुझे नजर नहीं आता है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज चेहरे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के मुद्दे पर पत्रकारों ने जब सवाल पूछा था उनसे, शायद आउट ऑफ यूपी कहीं चुनाव हो रहे थे, हरियाणा या कहीं, तो वहाँ पे सीट को लेकर थोड़ी सी नाराजगी देखी जा रही थी कि यूपी में तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयर कर रही है, लेकिन बाकी के जो स्टेट है वहाँ पे नहीं दे रही। तो वहाँ पे अखिलेश यादव, सूत्रों के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, मीडिया रिपोर्ट्स में जो कहीं कहीं विजुअल देखने को मिलते हैं, तो अखिलेश यादव जी ने वहाँ पे कहा था कि पॉलिटिक्स में इमोशंस के लिए उतनी जगह नहीं होती, या सच कहिए तो आप इमोशनल ग्राउंड पे राजनीति नहीं कर सकते, और ये उन्होंने सही कहा था। दूसरी बात, एक और बहुत बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में, इनका नाम है ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश जी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं। एनडीए सरकार में, योगी सरकार में बड़ा अहम ओहदा उनको मिला है, बड़ा अहम जो है मंत्रालय वह संभाल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी आज एएनआई के एक पत्रकार से बात कर रहे थे, और पत्रकारों का काम है सवाल पूछना। सवाल सख्त भी हो सकते हैं, घुमावदार भी हो सकते हैं। पत्रकार आपके मन के अगर सवाल पूछ रहे, मलाईदार सवाल पूछ रहे, आपके मिजाज से पूछ दे, तो वह फिर पत्रकारिता के दृष्टिकोण से सही नहीं समझा जाता। तो बहरहाल ओम प्रकाश राजभर ने कुछ और नहीं कहा, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है। उन्होंने कहा कि सत्र को सही तरीके से चलाने की जो मेन जिम्मेदारी है वह सरकार की होती है, जो सरकार लीड कर रही होती है स्टेट में। फिलहाल बीजेपी लीड कर रही है, योगी आदित्यनाथ जी लीड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। साथ में वह इस सरकार को ले, मतलब आप कह सकते हैं योगी सरकार की उपलब्धियों की कसीदे पढ़ने के साथ साथ पूर्व में जिनके वह सहयोगी रहे हैं, गठबंधन में रहे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर बड़ा जमकर उन्होंने प्रहार किया, या और सरल शब्दों में कहें तो समाजवादी पार्टी की ओम प्रकाश राजभर ने पूरी तरीके से कलई खोलकर रख दी। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जो पीडीएफ पाठशाला आज चल रहा है, दिखाई दे रहा है, आज जो अखिलेश यादव और उनकी जो टीम है, पार्टी है, घूम घूम कर पीडीएफ पाठशाला पढ़ा रही है। पीडीएफ का जो नारा यह जप रहे, यह महज वोट लेने के लिए छलावा भर है। यह उस कवायद में लगे हैं कि जनता गुमराह हो जाए, इनको मत दे, वोटिंग करे, और उसके रिजल्ट में यह पुनः सरकार बनाने में कामयाब हों और फिर अपनी मनमानी शुरू कर दें। ओम प्रकाश राजभर यह भी बोलते, अब अखिलेश यादव तो इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में वह कह रहे हैं कि कानून जो है पूरी तरीके से फेल है, काम नहीं, पुलिसिंग सिस्टम जो है अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है, जगह जगह अपराध देखने को मिल रहे हैं, और इसके लिए वह प्रदेश की जो घटनाएं घट रही हैं उसका चाहे न्यूज़पेपर का कटिंग, चाहे विजुअल, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रह रखकर अखिलेश यादव शेयर करते रहते हैं, और पत्रकारों से बात करते हुए उस पर अपने विचार देते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द अगर कोई है तो वह अखिलेश यादव है। हालांकि वह इस बार सदन का हिस्सा नहीं है, 2024 के बाद से ही वह लोकसभा में है, लेकिन
है तो प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी उसमें है, लेकिन अखिलेश यादव केंद्र और प्रदेश दोनों को, एनडीए सरकार को, बीजेपी सरकार को, उधर नरेंद्र मोदी जी, इधर योगी आदित्यनाथ जी, दोनों लोगों को मिस्टर अखिलेश यादव जी ने पूरी तरीके से, एक तरीके से आप कह सकते हैं, बांध कर रख दिया है, परेशान करके रख दिया है। ओम प्रकाश यादव अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। तो ओम प्रकाश जी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने दिनों की, जब सरकार में थी, 4-4 बार उसने सरकार बनाने का सुख प्राप्त किया। अखिलेश यादव जी यह कैसे भूल सकते हैं कि जब सपा सरकार में थी तब पीडीए में अति पिछड़े में जिनकी आबादी 38% है, जिसमें वो कई सारी जातियों का नाम लेते हैं, उनका हक कहाँ गया। उन्होंने कहा कि ये 38% आबादी को पीडीए सरकार के रहते हुए कितना लाभ मिला, कितना सुख मिला, कितनी सुविधाएं मिली, अखिलेश यादव जी बताएं। वह कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा शोषण या हकमारी जो है वो पीडीए के अति पिछड़ा लोगों की ही हुई, इसमें वह बताते हैं कि 38% के करीब आबादी होगी उनके हिसाब से, उनकी गणना के हिसाब से। साथ में वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक मुस्लिम समाज है, जिसकी आबादी करीब प्रदेश में 22 से 23% है, एक अप्रॉक्स मैं इसमें बता रहा हूँ। तो प्रकाश राजभर यह भी बोल रहे हैं कि मुस्लिम समाज जिसकी आबादी, वह भी स्वीकार कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज जिसकी आबादी इन परसेप्शन में 20% के अप्रॉक्स है, वह 20% एक बड़ी आबादी होती है। वह कई सालों से, दशकों से समाजवादी पार्टी को बिना किसी लाग लपेट के एक तरफा, आप कह सकते हैं, वोट दे रहा है। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि एक तरफा, लेकिन उनके कहने का जो आशय था कि वह 20% आबादी मोटी मोटा समाजवादी पार्टी को वोट करता है। इन 4 बार के सपा सरकार ने अपने कार्यकाल में कितनी बार मुस्लिम समाज से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया है, कितनी बार उन्होंने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री पद पे बैठाया। ओम प्रकाश राजभर का यह आरोप, अब देखिए फिर वो बोल रहे हैं क्यों सपा सरकार में अखिलेश यादव जी यह बताए हैं, पूछ रहे हैं अखिलेश जी से कि 4 बार जब सपा की सरकार थी, पीडीए का नारा दे रहे हैं, उसी पीडीए में एक मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, संख्या समाज के, उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, उनकी नौकरियों के लिए उन्होंने क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया, हेल्थ के लिए क्या किया। अब ओम प्रकाश राजभर इतना सारा चिट्ठा खोल कर रख दिए। इसके आगे वह बीजेपी की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स भी गिनाने बैठ जाते हैं कि इस सरकार में एयर कनेक्टिविटी बढ़ी और रोड कनेक्टिविटी बढ़ी, रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ी। तो यह कनेक्टिविटी की सरकार है। कहते हैं यहाँ पे लॉ एंड कानून जो है, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग सिस्टम सब दुरुस्त है। बाढ़ की समस्याओं पे आला अधिकारियों के साथ साथ नेता भी लगाए गए हैं, मंत्री भी लगाए गए हैं, निगरानी कर रहे हैं। राहत सामग्रियों पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पूरी तरीके से मुस्तैदी है। प्रदेश में कोई अब घटना नहीं हो रही है। अगर छोटा मोटा अगर कोई अपराध हो भी जा रहा है, अपराधी कोई अपराध कर भी रहा है, तो वह 24 घंटे में पुलिस उसको उसकी जगह पे, सही जगह जो उसका है क्रिमिनल का, पहुंचा दे रही है। यह बात सही है कि योगी सरकार में पुलिसिंग सिस्टम चुस्त दुरुस्त हुई है। खामियां पुलिस की तरफ से सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, बट ऑन द ग्राउंड पे अगर मैं बात करूं तो पुलिसिंग सिस्टम सरकार ने, शासन प्रशासन ने बहुत मजबूत किया है। यह देखने को मिलता है कि किसी भी महिला, खासकर महिलाओं के साथ अगर छेड़खानी हो रही है, अगर वह पब्लिक डोमेन में आ गई, कैमरे में आ गई, सीसीटीवी में आ गई, तो उनको एक तरीके से एलबीडब्ल्यू टाइप का उनको बनाने का काम योगी सरकार की पुलिस कर रही है और जनता इससे बहुत खुश भी है। हालांकि इस पार्ट 2 में योगी सरकार की बुलडोजर का उतना इम्पैक्ट, बुलडोजर की उतनी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि ऊपर से न्यायालय ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी, जिसका असर कहीं ना कहीं सरकार के कार्यप्रणाली पर देखने को मिल रहा है। खैर वह अलग मसला है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी पे मैं पुनः आना चाहूंगा। कह रहे हैं कि अखिलेश जी आप अपने सरकार की बातें भूल गए। प्रदेश में आपके कितने दंगा हुए, उस दंगा से कितने लोग हताहत हुए, और आप सफाई महोत्सव में क्या कर रहे थे बैठकर। मैं अपने मुंह से यह बताना नहीं चाहता एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या, मगर अखिलेश यादव जी के लिए राजभर साहब ने मैसेज सीधे भेज दिया। पब्लिक डोमेन में दिया, ऐसा नहीं कि बंद कमरे में, बंद कैमरे के पीछे बोला, कैमरे के सामने देश की बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी के माइक पे ओम प्रकाश राजभर ने इतना बड़ा आरोप लगाया। कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में एक तरफा यादवों का चलता था। पुलिस की भर्ती में भी एक तरफा यादवों की बातें होती थी, केवल यादवों की बातें होती थी।
यह अखिलेश यादव जी के स्वजातीय जाति यानी यादवों की सरकार थी। और बोलते हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकारें थी तब थाने का दरोगा अंदर बैठा होता था, खड़ा हो जाता था उस कुर्सी पे। सपा का दरोगा यानी सपा का कार्यकर्ता, जिसको वह गुंडा भी बोलते हैं कि गुंडों की सरकार थी, कुर्सी पर बैठ जाता था और वहां से इंस्ट्रक्शन देता लेता, आर्डर वगैरह जो भी हो। इतना लंबा चौड़ा तो नहीं गए, लेकिन कुर्सी पर बैठ के क्या करेगा? एक दरोगा की कुर्सी पर कोई बैठता है थाने के अंदर तो क्या करेगा? यह ओम प्रकाश राजभर के अल्फाज थे अखिलेश यादव के ऊपर। कल राहुल गांधी ने अपना एक बम फोड़ा, लोग एटम बम बोल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। उसके जवाब में अखिलेश यादव जी को पता भी नहीं होगा, ओम प्रकाश राजभर जी जो उनके पुराने सहयोगी रहे, वह उनके ऊपर आज हाइड्रोजन बम फोड़ दिए। अब अखिलेश जी यह बताए कि आप किस कानून की बात कर रहे हैं, किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आपके साथी रहे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, उसी पीढ़ी समाज के सबसे बड़े एक सूत्रधार जो बताए जाते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वह आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप मढ़ रहे हैं। तो अब आपको पब्लिक डोमेन में आकर इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी, सफाई देनी होगी। अगर चुनाव आयोग से आप क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं और उनसे यह उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग और मोदी जी की सरकार आकर आपको सवाल का, आपके आरोपों का जवाब दे, स्पष्टीकरण दे, तो आपका भी यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि कभी आपके पुराने सहयोगी रहे और 2022 में इंडिया गठबंधन, एक तरीके से बोल सकता हूं मैं, इंडिया गठबंधन तब तो नाम नहीं था, लेकिन आपके गठबंधन के साथी रहे ओम प्रकाश राजभर जी आज इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तो क्या यह सही है? अगर यह सही है तो ओम प्रकाश राजभर जी क्या भविष्य में आपकी पार्टी में या आपकी पार्टी की जब सरकार बनेगी या गठबंधन से चुनाव होगा तो क्या राजभर जी पुनः आएंगे आपके साथ? क्या आप उन्हें पुनः स्वीकार करेंगे? एक बात और बता दूं, अब अगला सवाल मेरा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए है। कैबिनेट मंत्री जी, पंचायती राज विभाग देख रहे हैं, पिछले बार आप योगी जी की सरकार के पार्ट 1 के साथी रहे, काबीना मंत्री रहे और लंबा चौड़ा चिट्ठा लेकर घूम रहे थे कि ये छात्रों के साथ, पिछड़ी समाज के इतने लोगों के साथ यहाँ पे घोटाला हो गया, यहाँ पे उनके साथ भेदभाव हो गया, ऐसे ऐसे करके सरकार ने उनके साथ ऐसे कर दिया। तो यह आपने जब योगी जी के सरकार को, आप थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, फिर आप लोगों ने वहाँ से त्याग पत्र दिया, वहाँ से अलविदा लिया और फिर क्या सोच कर आप इतने बड़े दागी, आपके हिसाब से जहाँ आपने आरोप लगाया गुंडों की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ, फिर क्या सोच कर आप गठबंधन में चले गए? क्या उस समय 2022 के चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले, क्या अखिलेश यादव जी उसी गुंडों की पार्टी के मुखिया नहीं थे? क्या तब सफाई महोत्सव और गुंडागर्दी थाने में सपा के गुंडों का बैठना या यादवों का चलना, यादव राज, ये सारी चीजें तब भूल गई थी? तब पीडीए के साथ न्याय हो रहा था? आप क्या सोचकर उस समय गए थे अखिलेश यादव जी के साथ, ओम प्रकाश राजभर जी? आपको भी यह स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। हालांकि आप कहते हैं कि नेता दो मुहा होते हैं, तो नेता तो दो मुहा होते हैं तो सही है। अखिलेश जी कहते हैं कि नेता राजनीति में इमोशनल नहीं चलता है, इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं होता है, तो इसका मतलब पब्लिक बेवकूफ है जो अलग अलग पार्टी के नेताओं, जो अपनी जाति के आधार पर नेता बने हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हैं, जाति विशेष को टारगेट करते हैं, कुछ लोग धर्म मजहब को टारगेट करते हैं। तो हम लोग जो आम आदमी लड़ रहा है ग्राउंड पे, वह बेवकूफ है। आप तो कभी भी पलटी पलटा कर लें, तो 4 ठो सीट कम है तो उधर जाके सरकार बना लें, फिर इधर से कम है तो आप उनको बुला कर अपने में रख लें और जनता लड़ती भिड़ती रहे ग्राउंड पे। तो कहीं इटावा का कांड सुनने को मिले, कहीं बस्ती का सुनने को मिले, कहीं कुछ मिले। तो जनता के बीच में भले मैसेज कुछ और जाए और आप जो है सदन में एक दूसरे से गले मिलने, लोकसभा के सामने जो है कि बाहर निकलते हैं गिरिराज बाबू, अखिलेश बाबू एक दूसरे के गले मिलने, अखिलेश सिंह यादव जी, गिरिराज सिंह जी, तो आप लोग गले मिलने, अब दोनों दो धूर कट्टर विचारों के, एक कंप्लीट समाजवादी सेकुलर, तो एक दक्षिणपंथी हिंदुत्व के बड़े बोल सकते हैं कि कड़धार सूत्रधार, तो वह सदन के सामने गले मिल सकते हैं। और यहाँ पे एक दूसरे के सामने गले मिलना तो छोड़ दीजिए, आप क्या चलता है, क्या विचारधारा यहाँ पे बहती है, बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल ओम प्रकाश राजभर के द्वारा फोड़े गए बम, आरोपों के बम का समाजवादी पार्टी किस तरीके से जवाब देती है,
इसका खंडन, इसका स्पष्टीकरण अखिलेश यादव जी और उनके पार्टी के जो जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, वह आला कमान है समाजवादी पार्टी का, वह कैसे इसका खंडन करता है, कैसा स्पष्टीकरण देता है, यह जानना बहुत रोचक होगा। द पॉलिटिकल मुखिया और रोशन की निगाह बराबर राजनीति में बनी हुई है। बता दें कि आज सोमवार से हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र जो है शुरू हो चुका है। इस सत्र में बहुत अहम अहम मुद्दों पे बहस होनी थी। योगी सरकार ने प्लान बना लिया था कि विकास के मुद्दे पर हो सकता है आज 24 घंटे खिंच जाए। ऐसा वह विचार करके आई थी कि 4 दिन में हम अपनी बातें बताएंगे, विकास के मुद्दों पर बातें करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी विपक्ष भी स्कूलों के मर्जर को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के निजीकरण का लेकर, कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर वह सरकार को घेरने के मूड में थी। अब तो नया मुद्दा एसआईआर आ गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ गया है। तो बीजेपी का जो है कि अब यह भी सत्र, इतना पैसा लगता है, जनता के पैसे से ये लोग चूम कर जाते हैं, जनता को पैसा लगता है। यह भी सत्र कोई बढ़िया से बिल पास किए बगैर कहीं हंगामे के भेंट न चढ़ जाए, फिर जनता बैठकर ताली बजाएगी, एक दूसरे का शक्ल देखेगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे, ओम प्रकाश जी इधर नहीं रहेंगे तो उधर चले जाएंगे, उधर से देखिए क्या होता है, इधर ओम प्रकाश जी रहेंगे तो उधर रहेंगे। ये अभी अभी देखने की बात है। अखिलेश जी सुभाषपा के साथ भविष्य में गठबंधन करते हैं या नहीं करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए के सहयोगी बने रहेंगे या फिर सरकार इधर उधर बदलने के बाद कुछ दूसरा निर्णय ले सकते हैं। जैसे 2022 के चुनाव के पहले उन्होंने घूम घूम कर योगी जी को, जो मोदी जी को, अमित शाह जी को जो जो उपलब्धियां और उपनाम, सर्वनाम, विशेषण, जो जो संज्ञाएं, जो जो संबोधन उन्होंने घूम घूम कर दिया था भाषणों में अपने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में, वह आज भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जस का तस बना हुआ है। फिलहाल हम अपने इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप द पॉलिटिकल मुखिया को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, करवाएंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे और रोशन को हौसला अफजाई रोशन का करते रहेंगे, क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता करने का एकमात्र जो है जिम्मेदारी फिलहाल यह रोशन ही उठा कर रखा हुआ है अपने कंधों पर। तो आप देखते रहें द पॉलिटिकल मुखिया और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।